चंद शब्दों में अगर सरोज मैडम की पर्सनालिटी को अगर मैं उसकी व्याख्या करूं तो मैं इतनी बोल सकता हूं कि शी इज़ अ बॉर्न लीडर। वो किसी भी सिचुएशन में कहीं भी जाती थी तो वो अपना मार्क जरूर छोड़ती थी। उसमें ये नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी आता है मैडम के पास। तो एक लेबोरियस, एक डिसिप्लिन और एक ऑनेस्ट ऑफिसर जो एक परिभाषा है वो उस चीज़ को फुलफिल करती हैं। एक ऐसा नाम जो हमेशा सबके साथ खड़ा रहा, एक ऐसा नाम जो हमेशा सबके साथ सबके लिए सिंपैथाइज़र बन के, गाइड बन के और हमेशा मदद के लिए तैयार रहने वाला सर। मेरा नाम सरोज रावत है। मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी बर्थ ब्रॉट अप दिल्ली की है। मेरी जितनी भी स्कूलिंग है, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो मेरी सारी स्कूलिंग मोतीबाग में ही हुई है और वो गवर्नमेंट फ्लैट्स में हम रहते थे। हम 3 भाई और 1 बहन की हमारी ये फैमिली है। तो बचपन से ही ये काफ़ी, जिसे कहते हैं कि डोमिनेटिंग टाइप की भी थोड़ी थी। डोमिनेटेड से मतलब कि इतनी इजीली किसी की बात को जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है, जब तक वो परख नहीं लेगी उस चीज़ को कि नहीं भाई जायज़ है कि नहीं है। मुझे बचपन में क्या था, गुस्सा बहुत जल्दी आता था। कोई मुझे कुछ बहुत सेंसिटिव होती थी, किसी ने कुछ कह दिया तो मैं मतलब गुस्सा करके बैठ गई। तो भाई आएगा, किसने डांटा इसको, किसने बोला, तो मतलब पिताजी से भी लड़ेगा, माँ जी से भी, किसने डांटा इसको, किसने डांटा। तो मतलब वो वहाँ से जो लाड़ मुझे मिला है ना, उस लाड़ का कोई मोल नहीं है। पढ़ाई के हिसाब से तीनों मेरे अलावा सब साइंस साइड से थे और सब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। सिस्टर तो थी ब्रिलियंट। मैं हमेशा अपनी क्लास में टॉपर रहती थी, इसीलिए मेरे फादर ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी कि भाई मेरी लड़की बहुत अच्छा करती है। दीदी से हमारी कोई वैसे वो नहीं होती थी क्योंकि एज डिफरेंस था, फिर वो पढ़ाई वाली थी तो घर वालों का सबका ध्यान अलग से उसकी तरफ रहता था। और मेरी एक आदत होती थी कि पढ़ते टाइम मुझे ना रेडियो, उस टाइम रेडियो होता था, टीवी वगैरह कुछ होता नहीं था, तो रेडियो चला के पढ़ना होता था। और मैं पढ़ रही हूँ और बाई चांस किसी ने रेडियो बंद कर दिया तो मेरे फादर कह रहे, अरे तुमको दिखता नहीं है वो पढ़ रही है, रेडियो किसने बंद कर दिया। थ्रू आउट वो आउटस्टैंडिंग रही है हमारे हिसाब से, तो चाहे स्टडी वाइज हो, चाहे फैमिली में किसी रिलेशन वाइज हो, मतलब हर रिलेशन को उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाया है। तो मतलब एक मेरे को अभी याद आती है कि किस तरीके से माँ बाप आपकी छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, आपको पैम्पर करते हैं उन सब चीज़ों को लगे। और यही वजह थी शायद कि आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। इनकी जब मैरिज हुई 1986 में इनकी मैरिज हुई और इनके हस्बैंड उस समय सिंडिकेट बैंक में थे। मेरा नाम AS रावत है और बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। हरसिल एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैंने बैंक के बाद फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ज्वाइन किया था एज ए डिप्टी डायरेक्टर। शादी का रिश्ता हमारा जो सिस्टम होता है बड़े ट्रेडिशनल, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है आज भी और इनकी भी जॉइंट फैमिली है। बेसिकली हमारे जो कुल पुरोहित होते हैं, मेरे केस में हमारे जो कुल पुरोहित थे वो कॉमन थे। कॉमन का मतलब जानते थे इनके कुल पुरोहित को। मैं उस टाइम बैंक में था यहाँ दिल्ली में, और ये जो है बात हुई थी उसी टाइम 88 में मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में एज गवर्नमेंट जॉब मेरी डायरेक्ट उसमें तब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से होता था। इंटरव्यू हुआ पहला, हम लोगों का ऐसा बैच था जो पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने ICDS में सुपरवाइजर्स को लिया था। तो मैं उस टाइम भी टॉपर थी तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने पहले ही अटैम्प्ट में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो इट वाज़ वेरी प्राउड फीलिंग। और तब तक मेरी शादी भी हो गई थी, मेरा एक छोटी बेबी भी हो गई थी, तो मुझे लगता था कि भाई ये थोड़ा सिक्योर जॉब है, स्टेबल है। प्राइवेट में मतलब मुझे काम तो अच्छा लगता था पर उसमें रनिंग अराउंड ज़्यादा थे। फिर बच्चा होने के बाद आदमी को थोड़ी सी फैमिली वैल्यूज़ भी हैं
और प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, आपको परिवार में भी टाइम देना है, बच्चे को भी टाइम देना है। तो गवर्नमेंट जॉब में ये लगता था कि अब आप थोड़ा सिक्योर हो। तो इस तरीके से मैं समाज कल्याण के साथ जुड़ गई। मेरी इस 22-23 साल की सर्विस में इतना कमिटेड और अलर्ट, वो भी अपने लास्ट रिटायरमेंट के डे तक मैंने रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखा है। मैं ये देखती थी कि मैम ओल्ड एज होम में बहुत आती हैं बिंदापुर में, तो मैम को सारे इनमेट्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री, जो वहाँ पे बहुत दिनों से रह रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो मैम उनको उनके नाम से याद रखती हैं और उनके बारे में पूछती हैं, उनके बच्चों के बारे में पूछती हैं। तो वो लोग भी बड़ा खुश होते हैं मैम से मिलके, उनको एक बड़ा अच्छा है कि कनेक्शन लगता है कि ऑफिसर होकर भी हमारे बारे में इतना सब कुछ जान रही हैं। शी इज़ अ लेडी फुल ऑफ मोटिवेशन, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ इंथुजियाज़म, और मज़ा आता था काम करने में। मैं तो ये कहूँगा सरोज इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। सोशल वेलफेयर के बारे में, हर फील्ड के, हर ब्रांच के बारे में नॉलेज उनकी है, कंप्लीट नॉलेज, थॉरो। सरोज मैडम के साथ विभिन्न प्रकार से हमें काम करने का मौका मिला और उनके साथ काम करते वक्त हमें कभी भी इस प्रकार एहसास नहीं हुआ कि वो हमारी अफसर हैं। अफसर से ज़्यादा वो एक साथी थी, निरंतर हमें मार्गदर्शक करती थी और हमें बताती थी किस तरह से काम किया जाए, और मदद भी बहुत करती है। शुरू से ही सरोज मैम को देखकर मेरी हमेशा से लालसा रही, सरोज मैम जैसे बनना है। एपिटोम ऑफ ग्रेस, काम, कलेक्टेड, कॉन्फिडेंट, नेवर लूजिंग हर कूल। पता नहीं कितना कर पाई हूँ, बट वो मेरा आदर्श व्यक्तियों में से एक रही है। जो चीज़ें एफएएस में चल रही थी उसको वहाँ मैंने उसको रिवैम्प करा, सारी स्टडीज़ करके नए रूल्स बने। तो उसमें जो मेरा स्टाफ था, अंजलि जो अब अनफॉर्चुनेटली इस विभाग में नहीं, अंजलि तिवारी, वो मेरी वेलफेयर ऑफिसर थी। मंजू वहाँ पे थी, हमारे अश्विनी जो अब वेलफेयर ऑफिसर हो गए हैं, विनोद जो हमारे, तो बहुत एक छोटी सी टीम थी हमारी वहाँ पे। लेकिन हमने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कारनामे करे, बड़े बड़े कारनामे, हर चीज़ को ऑनलाइन करा सबसे पहले। हम दोनों ने, इवन मैंने, अंजलि मैम और सरोज रावत मैम की गाइडेंस में ही हमने सारा ऑनलाइन सिस्टम पेंशन्स का स्टार्ट किया था। सबसे बड़ा नाम गीतिका मल्होत्रा, क्योंकि ऑनलाइन करने में उसने जितनी मेहनत करी है, भाग भाग के एनआईसी जाना, कंट्रोलर के यहाँ जाना, पीजीएमएस में बैठना, लिंकेज करना, वो भी आज नहीं है। मतलब एफएएस को जितने भी हमारे दिग्गज थे सब छोड़ छोड़ के चले गए हैं, बट स्टिल आई विश ऑल द बेस्ट। मैम का एक्सप्रेशन बहुत क्लियर रहा, एफएएस का रोल क्या है शुरू से बहुत क्लियर रहा। एफएएस हेडक्वार्टर में आने से पहले उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स में स्कीम्स इम्प्लीमेंट की थी। सारी चीज़ें डायरेक्ट, जैसे आधार लिंकिंग करी और सबको पीएफएमएस में सारा चीज़ों को, सारा डेटा 4 लाख 4.5 लाख को ट्रांसफ़र, दिल्ली वाज द फर्स्ट वन टू डू इट। तो मैं उसमें एफएएस डील कर रही थी। आरटीआई एक्ट हो, चाहे कंप्यूटराइजेशन हो डिपार्टमेंट का, चाहे ओडिशा जैसी स्कीम हो, बहुत सारी स्कीम्स थी जो नई नई स्कीम्स आ रही थी, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, नए नए चीज़ें बदलाव आ रहे थे डिपार्टमेंट में। उनसे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती थी, जिसमें जो है बेगरी से रिहैबिलिटेशन को लेकर के, एफएस से लेकर के जितनी भी पेंशन मिलती थी, और जो सोशल डिफेंस में बहुत सारे जो स्कीम जो चलती हैं उसको लेकर के। इसके अलावा जो है ब्लाइंड स्कूल, ब्लाइंड हॉस्टल से संबंधित जो स्कीम जो चलती थी। मैम को इतनी वास्ट नॉलेज है कि जो भी होता है, जो भी आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो डीएम हो, एडीएम हो, कोई भी हो, मैम को या मंत्री जी हो, तो जो उनका बोलने का तरीका है, जो उनकी नॉलेज है, इतनी वास्ट नॉलेज है, उसको हमेशा उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको माना जाता है, और मैम की सलाह ली जाती है, सजेशन लिया जाता है। मुझे तो पता चला इवन आरटीई ब्रांच भी उन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। आरटीई में सिर्फ रिसर्च, ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन ही नहीं है, बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है।
लोगों को रिजुविनेट करना, सो दैट कि वो अपने काम पे और अच्छे से फोकस कर सकें। हम अपनी न्यूज़ मैगजीन निकालने जा रहे हैं। हमारे जो सोशल वेलफेयर की एक मैगजीन निकलने है, इसी महीने के अंत तक हमने DIP को भेज भी दिया है फॉर पब्लिकेशन। समाज कल्याण पत्रिका के नाम से सोशल वेलफेयर की एक बुक आएगी और इसमें भी सरोज का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत मुश्किल होता है कि हर चीज़ को आप बैलेंस करके चलो। उन्होंने उसी तरीके से घर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने सोशल लाइफ में, जो वो आसपास के लोगों से, अपनी फैमिली मेम्बर्स से, सबके साथ जुड़ी हुई हैं, वही क्वालिटी जोड़ने की उनकी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी है। ऐसा नहीं है कि वो अकेले चलेंगी, अपनी टीम को साथ लेके चलेंगी, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने इक्वल्स को, अपने सीनियर्स को। उनके आने से एक बहुत बड़ा बेनिफिट था डिपार्टमेंट के लिए कि शी सेलिब्रेटेड वुमेन्स डे। वो इंटरनेशनल वीमेंस डे का ऐसा मौका था कि हमने एक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया, जो बहुत ही इंजॉयफुल था। इवन आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सो मेनी गेम्स। उसमें मैडम का एंथुजियाज्म देखने लायक था। अगर आप उस वक्त उस मीट की तस्वीरें देखेंगे तो सारे लोग पूरे एनर्जी से भरे हुए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जितने लोग आए उन्होंने भी पूरे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और आज भी लोग उस मीट को याद करते हैं। उनके आने पे ही ये ब्रांच भी क्रिएट हुई और ये इस ब्रांच में ये इनिशिएटिव भी लिया गया था। ऐसे नए नए इनिशिएटिव हमने डिपार्टमेंट में लिए कि जो आज एक प्रोग्राम बन गए हैं। स्त्री शक्ति कैंप्स शुरू करवाए सबसे पहले, डिसेबिलिटी कैंप्स करवाए सबसे पहले, GRC जेंडर रिसोर्स सेंटर्स खुलवाए सबसे पहले। तो इसमें मतलब मेरा अपना इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट टाइम मैं उस चीज़ को लेके आई और हमने उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करा, अचीवमेंट मिला, इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली। हमारी रश्मि मैम एक हैं, रश्मि सिंह मैम, वो IAS हैं, आजकल वो जम्मू में हैं। उन्होंने बहुत इस विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में काम करा। एक बारी अभी हम रिसेंटली मेरी जो नीस है छोटी सी वान्या, उसके बर्थडे था। मेरी मॉम को कहीं से तो आइडिया आया कि इसका बर्थडे हम अपने जो वो होता है ना गर्ल्स हाउस होता है, वहाँ जाके उसका फर्स्ट बर्थडे मनाएंगे। मतलब मैं सोचता था कि मतलब ये करने की ज़रूरत क्या है, कि मतलब ठीक है आपको वैसे अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, बट मेरी मॉम लाइक कि ठीक है तुम चलो तो एक बारी देखो तो वहाँ पे। एंड मैं वहाँ पे गया एंड वहाँ पे इतने सारे वो इनमेट्स थे एंड दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट एजेस एंड डिफरेंट मेंटल कैपेसिटी, कि कोई मतलब बड़ा है बट दिमागी उम्र छोटी है नहीं है। तो वहाँ आप जाओगे ना, आप कभी भी खुद भी जाओगे तो आपको बहुत सैड फील होता है कि यार मतलब इनकी कोई गलती नहीं है, दे वर जस्ट बॉर्न दिस वे, राइट। ये मतलब इन्होंने ये किस्मत की लॉटरी है ना, ये बहुत ही इनकी ख़राब निकली है और मेरी थोड़ी लकी निकल गई कि मैं अच्छे घर में आ गया, कि वरना हम में क्या फ़र्क है, राइट। तो वहाँ पे जाके शेयरिंग योर मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस विद दोज पीपल, कि वहाँ पे एक पूरी असेंबली कराई, उसका बर्थडे कटवाया, डांस करवाया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैंने उनसे जाके हाथ मिलाया, उनको खाना बांटा, उन्होंने मेरा नाम लिया, मैंने उनके नाम जाने। तो वहाँ पे देयर वर सो मेनी मोमेंट्स कि देयर वर अ कपल ऑफ गर्ल्स हु लाइक केम अप टू माई मॉम, हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग। एंड ऐसा होता है ना कि मतलब मैं तो साइड में खड़ा था, तो आई जस्ट गॉट अ बिट स्केयर्ड कि यार ये क्या हो रहा है, कि मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। एंड वो लोग ऐसे थे कि वो लोग सब हक करके कि मैम आप, मतलब वो बोल तो पा नहीं रहे थे, बट जो उनके अटेंडेंट्स थे वो कह रहे थे कि मैम ये आपको बहुत मिस करते हैं जब आप नहीं होते ना। एंड ये मतलब फिर ये परेशान हो जाते हैं, अभी आप जाओगे ये परेशान हो जाएंगे एंड ये थोड़ा चिल्लाएंगे एंड ये करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों से इस तरीके का रिएक्शन ना वो फेक नहीं होता, वो जेन्युइनली जो फील करते हैं वो है वो सबके सामने। तो अगर
अगर ऐसे 10-15 लोग जहाँ, एंड दिस इज जस्ट वन फैसिलिटी, माई मॉम लाइक ओवरसीज अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज लाइक दिस, तो अगर एक फैसिलिटी में अगर 15-10 लोग भी ऐसे हैं जो आपको इतना रिवेयर करते हैं, आपको इतना मिस करते हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं की काइंड ऑफ दिस इज देयर ब्लेसिंग्स एज वेल मे बी। ये चीज़ मुझे देख के बहुत ही अंदर से ऐसे फील हुआ कि हाँ यार, माई मॉम हैज़ डन समथिंग। लाइक एक्चुअली अगर किसी की लाइफ तुम इतने तरीके से इतनी डीपली वो कर रहे हो, अफेक्ट कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ काफ़ी रेयर है एंड इट इज़ समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड। 1988 में इन्होंने ज्वाइन किया, तब से लेके आज तक, आज 2023 चल रहा है। इस दौरान में न जाने कितने लोगों के साथ उन्होंने काम किया, ऑफिसर्स के साथ काम किया, और उनके मातहत बहुत सारे ऑफिशियल्स ने काम किया, मगर जिसने भी काम किया उनके सामने उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि जैसे ही आप उनका नाम लेते हैं उनके साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट जुड़ जाते हैं। जस्ट उनके साथ बैठने के बाद ही आपको एक सुकून का एहसास होता है। तो हमारे लिए तो कहीं भी अब अगर वो हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे मिले भी ना गुजर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मैम के साथ एक अलग ही बात है। एक कॉन्फिडेंस आता है उनको देख करके, उनको एक करिश्मा है उनके अंदर जो हर इंसान को मोटिवेट करता है कि वो करिश्मा अपने अंदर ले करके आए। 29 साल के अराउंड हो गए हैं दीदी से एसोसिएशन के दौरान, तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। एक शब्द में बोलूं तो मेरी सिस्टर इन लॉ लाखों में एक है। यूँ कहें कि एक लाइट हाउस की तरह काम करती हैं दी हम सब के लिए। कुछ गाइडेंस चाहिए मुझे, मेरे परिवार को या मेरे बच्चों को, मुंह उठाकर हम उन्हीं की तरफ देखते हैं। अपनी स्टूडेंट लाइफ से हम दोनों ने अपनी शुरुआत हुई थी हमारी स्टूडेंट लाइफ। मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से एमए सोशल वर्क किया था, वो मेरे से 1 साल जूनियर थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तब से हमारी अच्छी जान पहचान रही है, बहुत अच्छी कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं। उसके बाद हमने जब 1987 में ज्वाइन किया तो मैंने वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पे ज्वाइन किया था, और उसने 1988 में सुपरवाइज़र ICDS प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया था। जब हम लोग UPSC से आए तो पता नहीं कैसे सिचुएशंस बदली, या उससे पहले भी जब एज सुपरवाइज़र भी किसी मौके पे हम लोग कुछ स्टैंड लेते रहते थे, तो कहीं कोई कॉमन कॉज की वजह से दोस्ती होनी शुरू हो गई थी। और फिर UPSC से आए, फिर तो पता नहीं डेस्टिनी ने क्या प्लान करा था। हम दोनों ने मोस्ट ऑफ द टाइम शुरू में इकट्ठे काम करा, वो भी हेडक्वार्टर में थी, मैं भी थी, और डिफरेंट पोजीशंस पे थे, साथ में थे। कब कलीग्स से बहुत अच्छे दोस्त बन गए हमें भी नहीं पता चला। आफ्टर आई जॉइन FAS, मतलब आई एंड सरोजा मैम, हम दोनों ही काफ़ी मीटिंग्स में जाते थे, और स्पेशली आई रिमेंबर द कृषि भवन में जो मीटिंग्स होती थी, दे आर फुल ऑफ लाइक food and all, or especially the non-vegetarian, and she is also fond of non-vegetarian, even I was also fond of non-veg. मुझे ये बहुत लेट पता चला एक्चुअली अपनी लाइफ में, जब मैं थोड़ा बड़ी हो गई, कॉलेज में आ गई, कि मम्मी को सी फूड बहुत पसंद है। फिश बहुत इनको वो होता है, बट अब एज के साथ कम लेते हैं। तो पहले ये था कि हाँ, नॉन वेज आइटम्स वी लाइक, और अच्छा स्पाइसी हो। लेमन चिकन तो उनका फेवरेट है। लेमन चिकन तो भाई वर्ल्ड फेमस है मम्मी का। लेमन चिकन मेरे नाम के साथ जुड़ गया है। लेमन चिकन दीदी को बहुत पसंद है, और दीदी बनाती है, और हम दीदी को ही बोलते हैं आप बनाओ, हम खाएंगे। सबसे बड़ी बात है, खाना बनाना मेरी हॉबी है। आई एंजॉय कुकिंग। मुझे खाने बनाने में कुछ नहीं है। अगर रात को 11 बजे भी आप लोगों को बोलिए कि 10 लोगों का खाना बनाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और वो उनका स्ट्रेस बस्टिंग कह लो या मूड एलिवेटिंग कह लो, वो एक्टिविटी है कि लोग आए, उनके खाने की तारीफ करें, और एक्चुअली में बहुत अच्छा बनता है। मैंने भी ट्राई किया बनाने का, तो मेरे से तो वो नहीं बन पाया जैसे वो बनाती हैं। जब वो बनाती है तो उनका वो अलग ही होता है कि वो टूटेगा नहीं, ये नहीं होगा। हम बनाएंगे तो कभी टूट जाएगा, कभी कुछ होगा। बट ये हमारी फैमिली में ट्रेडिशन है कि जब भी अगर कोई घर पे 5 या 6 लोग 7 लोग आ रहे हैं, कुछ इवेंट है, माई मॉम विल कुक लेमन चिकन। लेमन चिकन इनका बेस्ट वो है, जो रेसिपी है जो बनाते हैं। लेमन चिकन है, मटन है, वो बहुत अच्छा बनाते हैं। चिकन करी भी बहुत अच्छा बनाते हैं, और उसके अलावा सूप भी, चिकन का सूप भी बहुत अच्छा बनाती हैं। राजमा है, सब्जी, हर चीज़ की। बस चिकन तो हमें ज़्यादा पसंद है इसलिए हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज़ के, हर प्रकार की सब्जी भी बहुत अच्छे से बनाती हैं। दी बहुत अच्छा लेमन चिकन बनाती हैं।
मैं इससे ज़्यादा कमेंट इसलिए नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ. My personal favorite, I don't think anyone would have told you, but I love the rajma she makes. It's my favorite and it's ruined rajma for me anywhere in the country. चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे ब्रदर हों, चाहे मेरे पापा हों, जो लोग भी उनके साथ 24/7 रह रहे हैं, उनको पता है कि अगर मम्मा कुछ काम कर रही है या मम्मी कुछ काम कर रही है तो हम उसमें हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके टाइप का परफेक्शन हम अचीव नहीं कर सकते. तो अभी जितने भी नए नए हमारे आए हैं, मेरे अभी छोटे ब्रदर की शादी हुई, मेरी एक और नीज़ है अंजलि, उसके हस्बैंड भी, तो सबको मतलब वो एक डिश है कि अगर हम बुआ के घर गए तो लेमन चिकन तो बनता ही है. क्या होता है कि जब आपके अच्छे दिन होते हैं तो आपको लगेगा कि आपके मित्रों की बहुत संख्या है, इतने मित्र हैं कि आप सोच नहीं सकते. लेकिन अगर आप कभी परेशानी में पड़े हों, उस समय अगर कोई आपके साथ खड़ा होता है, वही आपका मित्र है, वही आपका शुभचिंतक है. क्योंकि हमारे फादर जो थे वो थोड़ा उस तरह के मतलब कि बड़े थे तो कैजुअली, बट ईमानदारी की तरह, ऑनेस्टी से, इस तरह वही इसको पढ़ाया गया शुरू से लेकर आखिर तक. शायद उसकी वजह से इसको थोड़ी कभी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी अपने लाइफ टाइम में, सर्विस टाइम में. देखिए स्ट्रगल वाला टाइम आया, हाँ 2-3 बार आया, ऐसा नहीं कि हमेशा तो आप स्मूथ नहीं चल सकते ना, हमेशा अच्छा नहीं आपके साथ हो सकता. आया एक टाइम आया कि जब हमारे आपस में ही कलीग्स में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी ने कुछ एलिगेशन लगा दी, कोर्ट केसेस हो गए, तो उस टाइम पे एक आप जब इस तरह की लीगल उसमें फंस जाते हैं तो एक डिप्रेशन फेस आता है आपके साथ. उन बातों को भी मैडम ने बहुत ही पॉजिटिवली लिया, यहाँ तक कि कभी उन्होंने अपने घर में भी इन बातों को शेयर नहीं किया कि ऑफिस में क्या हो रहा है. मेरी मॉम के साथ कुछ भी ऐसा चल रहा था ऑफिस में, ये वो, मुझे तो लाइक 1-1.5-2 साल बाद पता चला. एंड विच इज़ आई थिंक इट इज़ माई फॉल्ट एज वेल कि मैंने कभी अपनी मॉम से इतना ज़्यादा क्लोजली उनके ऑफिस रिलेटेड चीज़ों पे बात नहीं करी या कुछ नहीं किया कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है. तो उन्हें ऐसा लगता था कि यार मतलब आई डोंट नो उनको क्या लगता था, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सोचती होंगी कि इनको क्या टेंशन देनी है ये सब सोच के. ज़रूरी नौकरी में हर चीज़ आपको खुशी दे. कभी आपके लिए ऐसा वक्त भी आता है जब आपके खिलाफ कोई चीज़ हो जाती है, लेकिन उन्होंने उस हर चीज़ को एक अलग तरीके से ही मापने की कोशिश की. हम डिपार्टमेंट में 4-5 लोग थे जिन्होंने शायद उन परिस्थितियों को भी देखा जिसमें अपना कहते हैं ना कि साया भी साथ छोड़ जाता है. हम साथ रहे, साथ लड़े, और हमें पता था कि अगर हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम जीतेंगे ज़रूर. आज जो बोलते हैं ना कि सच परेशान हो सकता है पर हारता नहीं है, तो वही हुआ. कुछ साल 2-4 साल हम लोग परेशान रहे, इवेंचुअली सब कुछ ठीक हुआ. ये इसके कर्म थे, इसका डेडिकेशन था कि जिसने ज़िंदगी में अप्स डाउन आते थे, एक बहुत बड़ा इसके उसके आता था, और हम लोगों को लगता था कि शायद हम लोग भी कहीं उससे बहुत व्यथित थे. जो भी था सब कोई व्यथित था, जिसको पता चलता था कह रहा है क्या हो रहा है. मैंने उसको कभी दिल से नहीं लगाया और ये नहीं कहा कि भाई मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं अपना काम छोड़ दूँ. जब हम लोग परेशान होते हैं ना, हम ज़्यादा काम करते हैं, तो वो काम करने से क्या होता है कि वो आपकी जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है. एंड वंस यू आर पॉजिटिव तो आपकी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं कुछ समय बाद. उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, दैट इज़ व्हाट कीप्स आवर फैमिली टुगेदर ऑनेस्टली. लाइक इवन आवर रिलेटिव्स, उनके साथ मिलना जुलना एंड उनके हर इशू के बारे में वो करना, कॉलिंग अप समवन कि कुछ हो गया किसी के पास, उनसे मिलना, उनसे बात करना. उसकी अपनी फैमिली छोटी नहीं है, उसके अपने भी 5 देवर हैं, मतलब 6 भाई, 1 ननद है. और उसने मतलब मैंने, अगर हमारी जॉइंट फैमिली रही है लेकिन मैं अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ में थी. वो यहाँ अकेली थी, मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ गाँव में थे और उसने यहाँ पे आके एक देवर आया, दूसरा आया, ननद आई. जो मेरी ननद हैं वो मेरे पास बच्चे के जैसे आई थी. वो कितने 8वीं 10वीं करके मेरे पास आई थी. और उसके बाद यहीं पे रह के उसने अपना 12th करा, अपनी ग्रेजुएशन करी, अपना बीएड करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करी. और
अपना MA उसका M.Ed भी करा। आज की डेट में वो प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में। सरोज राउत मेरी भाभी है और मैं ये समझती हूँ कि मतलब भाभी क्या, वो भाभी माँ, मतलब एक माँ के समान ही है, क्योंकि माँ को तो मैंने जब तक मैं 10th क्लास में पढ़ती थी वहाँ पर तब तक थी उनके पास, उनके बाद इस यहाँ दिल्ली में इन्हीं के पास आई हूँ। तो मेरी आगे की जो पढ़ाई है इन्हीं के साथ हुई है, भैया भाभी जो है इन्होंने ही मुझे किया। तो आज तक भी एक जो माँ का रोल होता है वो सब मेरी भाभी कर रहे हैं। फादर हमारे काफ़ी बुजुर्ग हैं, ऑलमोस्ट 100 ईयर है। तो उनके बाद जो ब्रदर है और जो हमारी भाभी जी है, सबसे बड़ी भाभी जी हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ें हो या कोई फंक्शन हो तो सबसे पहले भाई भाभी यही लोग डिसाइड करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मेरे लिए तो खासकर मैं मतलब कि बहुत साल भाभी जी के साथ रहा हूँ और भाई के साथ रहा हूँ। मेरे लिए तो ऐसे हैं जैसे कि माँ बाप की तरह इन्होंने मेरे को स्पेशली मुझे इतना पाला है। भाभी जी के साथ हम लोग मतलब अभी तो नहीं रहते हैं साथ में, लेकिन कॉलेज करने के बाद जब मैं दिल्ली आया था तो हम लोग साथ में ही रहते थे, है ना। उसके बाद मैरिज के बाद भी हम लोग करीब 7-8 साल रहे साथ। उसके बाद फिर जाके हम लोग इधर सरोज नगर आ गया था मैं, और भाभी जी लोग द्वारका चले गए थे। तो मेरे साथ तो ये था कि मैं घर सुबह प्रैक्टिस करके आऊँ तो भाभी जी ऑफिस भी जाते थे, तब भी मेरे लिए ब्रेकफास्ट खाना ये वो सारा अरेंज करते थे। उसके बाद रात को डिनर जब मैं करता था, जब आता था, चाहे मैं लेट भी आऊँ तो भाभी जी ने उठ के लिए मेरे लिए चावल भी बनाए, क्योंकि मैं थोड़ा राइस ईटर हूँ, है ना। तो मेरे साथ तो बहुत क्लोज रिलेशन है, स्पेशली भाभी जी हैं और जो मेरे भतीजे भतीजी हैं उनका भी मैं बहुत साथ में रहा हूँ। उसने सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं करी है, पूरी फैमिली की ग्रोथ करी है। मतलब ऐसा होता है ना, कई लोग होते हैं कि सिर्फ अपने लिए, भाई मेरा है मैंने कर लिया, अपने बच्चों को इतना उठा दिया, इतना सफिशेंट है। एक वर्किंग वुमेन के लिए बहुत होता है अकेले सब कुछ करना, लेकिन उसने अपने साथ साथ में अपनी फैमिली, सिर्फ अपने इन लॉज में नहीं, मतलब हमारे साथ भी। मुझे नहीं लगता आज के उसमें कोई कर सकते जैसे उन्होंने किया, क्योंकि सारे हम लोग सबसे बड़े ब्रदर, सबसे बड़े भाभी जी थे हमारे, तो सब लोग ही साथ ही रहे, मतलब करीब करीब मैक्सिमम लोग उनके। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी भी उन्होंने निभाया है। इतने हम 6 भाई बहन जेठानी देवरानी जेठानी है, सबकी शादी भी उन्होंने की और सबके साथ ही बहुत अच्छा ढंग से, और हम भी अभी भी सब प्रेम से रहते हैं सारे। इट गिव्स यू इमेंस सेटिस्फेक्शन कि भाई आपके साथ रह के उन्होंने आपकी मदद करी, आपने उनकी मदद करी, और हम एक दूसरे को उठा के इस लेवल पे आ गए। मेरे मदर एंड फादर दोनों साइड की जो फैमिली है वो इक्वली ही मम्मी को उतना प्यार करते हैं। मतलब मम्मी की फैमिली तो उनकी अपनी फैमिली है जो ब्लड रिलेटेड है, बट जो पापा की साइड के फैमिली हैं, जो मेरे चाचा चाची हैं, जो मेरे सारे दादा दादी से लेके सब चाचा चाची के बच्चे, सब लोग भैया भाभी वगैरह, उतनी ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार देते हैं जितना उनको अपने खुद के परिवार से मिलता है। और वो आज से नहीं है, मेरे पैदा होने से पहले से है। तो वो रिस्पेक्ट उन्होंने इतनी कमांड करी है क्योंकि उन्होंने किसी भी रिश्ते को पीछे छोड़ना ज़रूरी नहीं समझा। जब भी कोई ओकेजन होता है, क्योंकि ये पूरी हमारी दोनों रिलेशंस, हमारे साइड भी और इनके साइड भी बहुत बढ़िया है, जॉइंट फैमिली है। तो आज तक भी, अभी भी एक छोटा सा भी होता है तो आए दिन हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, कभी मसूरी, कभी घर, कभी देहरादून, जहाँ जहाँ रिलेशन में। और दिल्ली में भी ये है कि अभी नोएडा में जैसे हैं इनके ब्रदर, तो हर सैटरडे वीकेंड पे इधर जाना, या अभी हमारी वो है नातिनी है तो वो बिल्कुल वहीं जाएगी, ये तो इस तरह का है। और उसमें अंताक्षरी हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। रक्षाबंधन है तो हमारी 25-30 सालों से इसी घर में होती है, मतलब जहाँ भैया भाभी है। ये एक रिचुअल है कि राखी वाले दिन सब कुछ जगह कहीं भी हैं, राखी के लिए सब मेरे घर में आएंगे। ननद भी मेरे घर में आएंगे, मेरे देवर भी, उनके बच्चे भी, मेरी बेटी भी, सब वहीं पे इकट्ठे होंगे मेरे घर में। तो बोल देती थी कि भाई मैं 11 बजे आ रही हूँ, पहले मेरे उनके भी जिया जी को बांधने उनने आते हैं बहन उन, तो वो सब आएंगे। तो और दीदी मेरी मतलब रक्षाबंधन के दिन पूरा उनका निपटा के आएगी, उनका खाना करा के आएगी, नाश्ता वास्ता जो घर में आएंगे उनके घर में। मेरे और कज़न ब्रदर्स भी हैं, मेरे चाचा के बेटे हैं, वो सब मम्मी के घर आते हैं। जैसे मेरे यहाँ सब इकट्ठे होते हैं वैसे ही मेरे बड़े भाई के घर में सब इकट्ठे होते हैं। जब तक मदर थी तब भी, आज भी
एक शेड्यूल होता था कि मैंने यहाँ आना है, फिर राखी बांधने ब्रदर को, फिर ये लोग अपना ब्रदर्स के पास जाते, तो एक मतलब स्टेप बाय स्टेप शेड्यूल होता है ना। मतलब हमें तो जब तक धक्के नहीं पड़ते 11 बजे हम उठते नहीं है, लेकिन मम्मी 4 बजे से लगी हुई होती है और 11 बजे तक पूरा लंच तक सब तैयार होता है ऑलमोस्ट 10-12 लोगों के लिए। वहाँ हम सब बैठते हैं, फिर शुगुल मेला जो भी चलता है हमारा। और आप देखोगे हमारा दिवाली का स्पेशल ब्रेकफास्ट होता है जो मम्मी बनाती है, जो अपने घर में स्पेशल है। वो चीज़ मेरे चाचा चाची सारे लोग यहाँ आते हैं, उनके बच्चे। दिवाली पे जो मेरी मम्मी के घर में ट्रेडिशन था, एक होता है सोयाबीन के बड़े बनाते हैं, भिजोड़ा बोलते हैं उसको, तो वो हमारी मतलब हमारे गांव का एक वो ट्रेडिशन है। क्योंकि स्पेशलाइज एक बनाती थी हमारी माँ जी पहले से, तो वही अब सब दीदी भाभी ये लोग सब भी करते हैं। दीदी भी अपने घर में बना के लाती है, खिलाती है। तो इसमें अंताक्षरी वगैरह या जैसे खेलना, तो गाना दीदी गा देती है, गाती है। ऐसे कई हम बोलते हैं तो खुद ही शुरू करती हैं भी चलो गाना गाते हैं। सारे गुनगुनाते हैं ये भाई बहन सारे, बल्कि मेरी जेठानी भी दीदी के साथ में। मम्मी को बहुत शौक है और मम्मी को गुनगुनाने का शौक मुझे तब पता चला जब खाना बनाते बनाते मम्मी गुनगुनाती है। बाबुल की दुआएं लेते जाए, दादी दीदी का तो ज़्यादा पसंद यही होता है, बाबुल की दुआएं लेती जाए जब से सुखी संसार मिले। उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले दिन मेरी ये। बगैर सिस्टर के हम तीनों भाई जो हैं नहीं रह सकते। एक अगर हमें ये लगता है कि आज फ़ोन नहीं आया या कुछ नहीं आया, कुछ बात है तो क्यों नहीं आया, कैसे है, डेली टच में रहते हैं। छोटे जो मेरे दोनों भाई हैं, मतलब जान छिड़कते हैं जिसको बोलते हैं ना। अगर मैंने कुछ कहा है तो वो कैसे भी होके होगा, पूरा होगा। मेरे लिए तो छोटे से जब से मैं होश संभाला समझ लीजिए जब से, तो मेरे लिए तो आइडियल मेरी सिस्टर ही है कि जो उन्होंने जो मुझे कहा मैंने वो करना है। अदरवाइज विदाउट उनके मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कुछ नोक झोंक नहीं है हमारे बीच में, लेकिन ये है कि मैं देख नहीं सकता अगर कुछ भी हो दीदी को। ज़िंदगी में ऐसे लगता है कि जब माँ गुजरी तो उसके बाद से सारा कुछ इसी के साथ था, अटैचमेंट और जो भी कुछ करना उतना होता है कि मतलब हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ और सोचेंगे। जैसे पहले माँ कर देती थी ऐसे अब ये सब और भाई सब मिलके करते हैं। तब ये है कि अगर दीदी ने कुछ कह दिया तो वो नेगेट नहीं हो सकता, मना नहीं होगा। उनके कोई इशू होते हैं, कुछ होता है, हम गेट टुगेदर करेंगे तो मेरे लिए ये होगा कि भी ये भी आना चाहिए, रवि भी, राखी में भी, कहीं भी कैसे भी होंगे, सब भाइयों ने एक जगह इकट्ठे होना है। भाभी के घर में पहले माँ थी तो माँ के घर में, तो जो छोटा वाला है मेरा भाई, उससे भी क्योंकि मेरा और मेरे भाई का है वो मेरा छोटे वाले के साथ है, क्योंकि उसमें भी एज गैप है। अब मेरे छोटा वाला जो है ना ब्रदर, उसकी और इसकी बहुत वो है जबरदस्त ट्यूनिंग। वो कुछ भी होगा ना वो इसके पास जाएगा। मतलब मुझे टेलीफोन नहीं पता, पर नज़दीक में रहते हैं एक तो, और ये बचपन में ये होता है कि सबसे छोटा था तो थोड़ा सा कोई भी वो जाना, उसने कुछ भी काम है तो कहेगा दीदी दीदी, मतलब खेलने कूदने सब उसी के थ्रू करता था ये। वो मतलब मेरे को ऐसे फॉलो करता था कि मुझे फास्ट रखना है, तो दीदी ने फास्ट रखा है तो मैं भी फास्ट रखूँगा। तो फास्ट रखेगा तो दीदी ने खाना खाया नहीं, अगर उसको बोलते थे ना छोटू खाना खा ले या चाय पी ले, नहीं दीदी ने तो पी नहीं, मैं भी नहीं पीऊँगा। तो मतलब इस तरह का उसके साथ था। और बीच वाला था ये, क्योंकि बीच वाला होता है ना थोड़े नटखट से होते हैं, इधर से डांट खाई इधर से मार खाई, तो फिर उसको मतलब मुझे बचाना पड़ता था, भैया ये वैसे ही पढ़ता लिखता नहीं है। बहनों की तरफ से ज़्यादा ये रहता था दीदी की कि भाई पढ़ाई कर ले, तुझे खेल उल के कुछ नहीं मिलेगा, तू घूमता रहता है ये वो, और तेरे नंबर ठीक नहीं आते हो, तो हमेशा मतलब ऐसा रहता। उसको मैं कहती थी रवि क्यों नहीं तू ऐसे हरकत करता है, मैं नहीं, मतलब वो गुस्से में ही हमेशा, तो उसको मैं उस तरीके से बचाती थी। पर टचवुड की इनका जो कहते हैं ना लगाव और इनका जो मेरे लिए प्यार था, तो वो आज मतलब मेरी शादी हुई उस समय भी दीदी ने तब भी मेरे लिए आगे नहीं। मेरे फादर मेरे घर में फर्स्ट मतलब मेरी आउट ऑफ कास्ट मैरिज है, तो
मेरे फादर कभी इन सब चीज़ों के तो बहुत एंटी थे, और किसी ने हमारे परिवार में, पूरे ख़ानदान में किसी ने आउट ऑफ कास्ट जाके मैरिज नहीं की थी। जब मैंने बात करी, ऐसे बताया दीदी को, तो तब मतलब ये फर्स्ट थी कि आके इसने मुझे बोला, हाँ क्या करना है, तू क्या कह रहा है, तू इन चक्रों को। इसने आके फादर को कन्विंस किया, मदर को बोला, कह रहे हम बात करते हैं, देखते हैं। मतलब बहन, माँ, पहले बहन लाडली, बहुत लाडली बहन, 3 भाइयों की बहन है, और भाइयों ने मतलब अपनी बहन को बिल्कुल ऐसे रखा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो बोलते नहीं है पर मुझे पता है वो कितना मतलब अपनी बहन पे मान करते हैं, सम्मान करते हैं और प्यार। मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे भाइयों के साथ ऐसी भाभियाँ, मतलब रेयर कॉम्बिनेशन। मेरी भाभी, मतलब मेरी मदर की डेथ हुई है, उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मैं कभी मतलब माँ को मिस कर रही हूँ, कभी नहीं। मतलब मैं अपनी मदर के साथ उतनी अटैच नहीं थी जितनी मैं अपनी भाभी के साथ। मतलब कोई भी आप कहें, कोई त्यौहार, कुछ लेना देना, मेरी मदर नहीं करती थी कभी भी। मेरी भाभी, मेरी मदर को पता भी नहीं होता था कि ये क्या दे रही है। सबसे अच्छी साड़ी, सबसे बेस्ट साड़ी वो मेरे लिए सेलेक्ट करके लाती। परिवार में मदन लॉ के साथ में मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाया, तो सरोज थी जिसके साथ में मतलब परिवार किस तरह का है मैं समझने के लिए मुझे कोई था ही नहीं, कोई समझाने वाला। क्योंकि मदन लॉ, जब मैं घर होती थी तो मदन लॉ हॉस्पिटल होती थी, और वो हॉस्पिटल होती थी तो मैं घर होती थी, तो हम लोगों का इंटरेक्शन डायरेक्टली ना के बराबर था। मैं 1-1.25 साल के बाद जब मेरा बेटा हुआ है, उसके बाद मैं उनको जान पाई। उससे पहले मेरी जो इंट्रोडक्शन थी वो सरोज के थ्रू फैमिली में थी। मेरी डॉटर की शादी अभी 4-5 महीने पहले करी मैंने। मैं हर किसी से कहती हूँ कि मुझे पीछे करके उन्होंने मेरी मदर की तरह सारी चीज़ें निभाई हैं, सब प्यार करा, हर चीज़ का ध्यान रखा। और मतलब आप इतने इंटरव्यूज़ में देखेंगे कि हर किसी ने उनकी तारीफ़ ही करी है, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये दिल से है। और जब आप किसी को प्यार करते हैं ना, तो आप उनके लिए शब्द नहीं ढूंढ पाते। तो शायद मेरे साथ भी अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि मतलब हम लोगों का पुराना ही कोई नाता है, इसीलिए हम सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे इसी वजह से हम, क्योंकि वो हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, हमारे बच्चों की सबकी इतनी अच्छी वो है कि सबका उठना बैठना, खाना, घूमना फिरना सब प्लान्ड चलता है इनका, आपस में प्रोग्रामिंग चलती है। इवन अभी कोविड के टाइम पे इतना बीमार पड़ी थी, हॉस्पिटलाइज भी थी, तो उसके लिए भी तो 2 ब्रदर दूर हैं, मैं नज़दीक में यहीं पे हूँ, दीदी के साथ ही हूँ। मतलब थोड़ा सा सेक्टर 6 में वो रहती हैं, सेक्टर 3 में मैं हूँ, द्वारका में। मेरा छोटा ब्रदर, कोविड के टाइम पे लोग किसी के घर कोई नहीं जाता था। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वो मेरे पास हॉस्पिटल में आता था खाना लेके। घर में हम लोग आइसोलेशन में बाहर नहीं आ पाते थे, कोई किसी के घर नहीं जाता था। मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ रोज़ खाना बना के भेजती थी 3 टाइम का, वो घर आता था। घर आके खाना रखना, जो हमारे बर्तन बाहर होते थे, बर्तन धो के जाना, क्योंकि मेड कोई नहीं आती। कौन करता है आज की डेट में इतना? कोई नहीं करता। तब अगर मेरी जान बची हुई है तो इन्हीं लोगों की वजह से। चाहे कोविड भी था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि कोविड में हम नहीं देखें कि कोई नहीं जाएगा, नहीं जाना पड़ेगा, हमें देखना ही है। उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते उनके लिए। देखो, जब मेरे को कोविड से पहले मैं सारी लोगों की हेल्प कर रही थी, सबको बेड दिलवा रही थी, एडमिशन करवा रही थी, ये करवा। लेकिन अप्रैल में जब पीक पे चला गया, जब 2021 में जब पीक में था कोविड, उस टाइम पे जब मुझे कोविड हुआ तो मेरे हस्बैंड को भी, हम दोनों को ही कोविड हुआ। कहीं बेड नहीं, मतलब
CDMO को बोल दिया, इसको बोल दिया। जिन हॉस्पिटल्स को हम नोडल डिपार्टमेंट मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी, मैं अपने लिए वेट नहीं कर पाई। उस टाइम पे मेरी डॉटर ने दिन रात करके कैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल अपने फ्रेंड को कहा। मेरे नेफ्यू ने, अन्नी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने फ्रेंड को बोल के कंपनी से सीधा वहाँ भिजवाया हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, कि भाई पुफू बोलते हैं हम बुआ को, पुफू, कि पुफू को वहाँ पे चाहिए। और जब फिर मैं किसी तरीके से रिकवर हुई, 10-12 दिन बाद में डिस्चार्ज हुई, तो मैं उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मैं नर्सिंग होम में ही छोड़ के आ गई थी। भैया हम तो ठीक हो गए हैं, आगे तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, इसको रख लेना, जब ठीक हो जाएगा तब वापस करते। एक पॉजिटिविटी उनको देख के आती है, पॉजिटिव ऑरा कैरी करती हैं वो साथ में। I don't think anyone else has that kind of an aura about her that she has. कि मतलब you be with her for a few weeks and you'll want to be like her. एक बारी का किस्सा याद है कि हम लोग कोई फाइल ढूंढ रहे थे, हम सब लगे हुए थे, वो हमें पुराने रिकॉर्ड में ढूंढनी थी, और रिकॉर्ड ऐसा कि इतना गंदा रिकॉर्ड था, वो बिल्कुल डस्ट में था। तो मैम भी हमारे साथ उसी में घुसी हुई थी। तो कोई बेनिफिशियरी आया, उन्होंने बोला कि भाई आपके डिप्टी डायरेक्टर मैडम से मिलना है। तो हमने बोला कि डिप्टी डायरेक्टर मैडम ये रही। तो वो उससे विश्वास नहीं हुआ, तो उसने दोबारा पूछा, मैडम डिप्टी डायरेक्टर मैडम। मैं बोला यही है डिप्टी डायरेक्टर मैडम। वो इसी से तो आप आने की मतलब वो इस तरीके की हैं कि वो अगर हमारे साथ घुसी हैं तो ये नहीं कि ऑफिसर हूँ तो मैं नहीं घुसूंगी, मैं मिट्टी में क्या करूँगी, मैं धूल मिट्टी में फाइल ढूंढूंगी, नहीं। सर FAS तो एक्चुअली एक परिवार की तरह हो गया था। लड़ते झगड़ते भी थे और मैडम मुखिया रहती थी। लड़ाई में एक तरफ मैं, एक तरफ बाकी स्टाफ, मैडम रेफरी। और ऐसे ही वो काम पे भी हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है जैसे हमें घर पे डांट पड़ती है वैसे उनके ऑफिस में भी सब लोगों को पड़ती होगी डेफिनेटली। लेकिन वो डांटती थी, तब उनका थोड़ा सा स्टाइल है बोलने का, जो स्टाइल है वो प्यार से नहीं बोलती है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हार्श भी नहीं बोलेंगे उनको। कभी कभी वो हो जाती हैं कि मतलब गुस्सा आया तो उनका ये कहाँ है, तो फिर थोड़ी देर में नॉर्मल, कुछ नहीं पता चलता कि ये अभी वही मैडम जो गुस्सा कर रही थी। तो एज सच हमने कभी ऐसे डांटा कभी नहीं। आई लव द वे शी एवरी डे शी कैरी हरसेल्फ विद अ ब्यूटीफुल साड़ी। मुझे ये लगता है कि इफ़ यू आर वेल ड्रेस्ड तो ये आपका कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप करता है। इतने टाइम में तो सबको ही पता चल गया होगा, इनफैक्ट ऑफिस वालों को भी सबको पता चल गया होगा कि शॉपिंग उनका फेवरेट काम है। एक कॉमन फैक्टर और था हम लोगों के बीच में, हम लोग साड़ियाँ जरूर पहनते थे, बड़े शौकीन थे, बहुत सुंदर, बहुत टाइम स्पेंड करते थे कि अच्छी साड़ी खरीद के लाएं और ऑफिस साड़ी पहन करके आएँ विद द ब्यूटीफुल इयररिंग्स एंड ऑल मैचिंग विद द साड़ी। एंड मैं बोलती थी कि मैम आप ये सुबह सुबह कैसे मैनेज कर लेते हो। देखो जिसका इंटरेस्ट होता है ना वो सब मैनेज कर लेता है। कई बार हम उससे पूछते थे कि हम तेरे से बांधना सीखें, तो वो कहते हैं अरे नहीं 2 मिनट का काम है, फटाफट हो जाता है। तो मतलब ये चीज़ डिपार्टमेंट में उसकी अलग ही रही है। तो साड़ी में और उसको कैरी करना और उसका टेस्ट वो मेरे को शुरू से ही मेरे अंदर है। और उसमें फिर एडिशन मेरी बड़ी भाभी, उनका टेस्ट बहुत साड़ी का बहुत अच्छा है। मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं, निशा अग्रवाल। तो जब भी ट्रेड फेयर लगता था तो सरोज के पास हमेशा पासेस होते थे बिजनेस आवर में जाने के। तो हम लोगों की कोशिश क्या होती थी कि हम लोग बिजनेस आवर में एक दिन सर्वे करके आएंगे, और सबको पता है ट्रेड फेयर में लास्ट डेज में सेल लगती है, तो उसको शॉर्ट लिस्ट करके आ जाते थे 2-3 पवेलियंस में क्या लेना है, और लास्ट डे या एक दिन पहले वो पूरे डिस्काउंट रेट पे खरीदेंगे। तो गर्मियों में हम पूरा कॉटन पहनेंगे, सर्दियों में पूरा सिल्क पहनेंगे। और नो डाउट वो किसी भी कैसा भी कलर पहन ले, कैसी भी साड़ी पहन ले, वो स्मार्ट हैं, स्मार्ट रहेंगी और स्मार्ट ही रहेंगी आगे भी। अगर मैं भी कहीं जाती हूँ अपने ऑफिस में साड़ी पहने तो सब मुझे ये कहेंगे कि तुम्हारी साड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ी यूनिक होती है। तो वो यूनिकनेस किसके वजह से आया? भाभी की वजह से, क्योंकि इनके साथ में रही हूँ। मेरा जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग अप है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है मुझे वो पहनना चाहिए। मैं ना फैशन कॉपी नहीं करूँगी कि आजकल फैशन में ये चल रहा है तो ये पहन लो, आजकल ये चल रहा है, नहीं। मुझे लगता है मेरी पर्सनालिटी पे जो सूट होना चाहिए मुझे वही पहनना चाहिए, और मैं वही पहनती हूँ।
दीदी तो साड़ी हर चीज़ में ही सुंदर लगती हैं, लेकिन दीदी को कैरी करना और दीदी को ज़्यादा यूनिक, दीदी की पसंद जो है ना बहुत यूनिक है और उसको कैरी करने के लिए भी बहुत अच्छे से कैरी करती है। तो दीदी को मैं यही बोलती हूँ कि दीदी जैसे स्माइल साड़ी पहन के करती है वैसे ही लाइफ में हर चीज़ में वैसे कर। अभी पीछे एक ओकेज़न था जब मैडम से जितने भी लोग मिलने आए सब मैडम को गिफ्ट के तौर पे साड़ी ही लेके आए। मतलब किसी को ये नहीं मालूम था कि कौन क्या ला रहा है, मगर सबको ये मालूम था कि मैडम को पसंद क्या है, तो सबने मैडम के लिए साड़ी ले आई। आप अभी भी रिटायरमेंट पार्टी में, जब तक हम इसे एंड करेंगे और रिटायरमेंट पार्टियाँ, सारी रिटायरमेंट पार्टियाँ ख़त्म होंगी, तो आप देखेंगे कि मम्मी के पास एक बहुत ही बड़ा सा कबर्ड भर चुका होगा साड़ियों का, क्योंकि ये बात सबको पता है कि उनको साड़ियों के कलेक्शन का इतना शौक है। और मैं वेट कर रही हूँ कि वो मुझे पास ऑन कब करेंगी। मेरे को सरोज की 2-3 साड़ियाँ पसंद हैं। अगर वो को कहेंगी ना बांटने की तो मैं अपने पसंद की चुन लूँगी। और उनकी साड़ियों से मैं खुद इम्प्रेस हुई हूँ और उनकी साड़ियों की तरह मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी पहनूँ। बहुत अच्छे से साड़ी कैरी करती हैं दी, बांधते हुए कई बार नोटिस भी करा है, क्लिक करने की कोशिश भी करी है कि सब कुछ सीख जाऊँ, सारे वो स्किल सीख जाऊँ उनके, आता फिर भी नहीं है मुझे। मैं तो एडमायर करती हूँ जब से मतलब मेरी मैरिज हुई है, मतलब ड्रेसिंग सेंस, चॉइस, कुछ भी हो मतलब, और उस पर हर चीज़ मतलब फबती है, जिसको बोलते हैं ना कुछ भी पहन ले बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको बता सकती हूँ कि उनकी इंगेजमेंट की साड़ी, जो कि उनकी शादी जो है 1986 की मेरी मैरिज है, 86 की से भी पहले की मेरी 1-2 साड़ियाँ वो आज भी मेरे पास है, वो आज भी मेरे पास है। शादी की साड़ियाँ तो है ही है। यही उनका शौक है एक्चुअली में, उनको अलग अलग टाइप की, अलग अलग कल्चर्स की, अलग अलग तरीके से उनको साड़ी गिफ्ट करो तो वो हमेशा देख के उसको असेस करके डाल के सब कुछ करके देखेंगे, और ये उनका सबसे बड़ा हॉबी है, इसीलिए सबसे ज़्यादा उनको साड़ी मिली है आज। उन्होंने अपना इंडिविजुअल जो एक कैरेक्टर होता है ना, अपना इंडिविजुअलिटी उन्होंने बड़ी अच्छे से मतलब दिखती है उनकी, वो उनकी पर्सनालिटी, उनका स्वभाव, उनकी हर चीज़ वो अलग से दिखती है। दीदी ज़िंदगी के 60 साल पूरे हो रहे हैं और जो कि एक नियम है कि आपको रिटायर भी होना है और वो समय आ गया है। आप ऊपर माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि वो आपको हमेशा सुकुशल रखे और प्रगति के पथ पे इसी तरह चलाती रहे, और आप हमें, आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा इसी तरह बना रहे। आई लव यू दीदी। I wish you all the best for future, your next inning. Happy retirement life. All the best दी, love you, take care. मैं अपने भाभी को लिए कहना चाहती हूँ कि इस हैप्पी रिटायरमेंट के लिए जो सेकंड इनिंग स्टार्ट होने जा रही है, तो उसमें आप विशेष अपना ध्यान रखें और हंसी खुशी अपनी पूरी लाइफ जिए। अपने जो नन्हे मुन्ने हमारे जो आ रहे हैं और हैं अभी, उनके साथ खुशी खुशी जीवन जिए। इसके लिए बहुत बहुत हैप्पी रिटायरमेंट। बहुत बहुत रिटायरमेंट की आपको मुबारक हो मैडम। और क्या कहते हैं, आप जो है अब रिटायर हो रहे हैं, अब अपनी ज़िंदगी को आप अच्छे से जिए, और आपने सबके लिए बहुत किया है और अब आप अपने लिए जिए। मेरी जो ताई जी हैं वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, बिकॉज़ वो हमेशा कभी मुझे कमी नहीं करी है। वो हमेशा मुझे अपने बच्चों की तरह, अपनी बेटी की तरह ही मानती हैं, और मेरी बेस्ट विशेस है उनके लिए। मेरे मन में आ रहा है कि मतलब एक एरा का एंड हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। अभी तो एक नई पारी की शुरुआत करेंगे मैडम, और हमें पूर्ण विश्वास है तो वहाँ पर भी अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर देते रहेंगे। My best wishes for her good health and peaceful life ahead. Wish you all the best, Saroj. God bless you with a happy, healthy life ahead, and enjoy your life with your family. I extend my heartfelt best wishes and greetings to Ms. Saroj Rawat for starting a new, happy and a relaxed post-retirement innings. May you continue to wear your smile with elan and grace, as I have seen you often in the office, and remain in the pink of your health. My best wishes and greetings to you and to your family. Thank you very much. मैं ईश्वर से, माँ भगवती से प्रे करूँगी कि उन्हें उनकी लाइफ की सेकेंड इनिंग में हर चीज़ ब्लेस करें, उन्हें विद द बेस्ट ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और परिवार का प्यार सब मिले उन्हें। सरोज, हैप्पी रिटायरमेंट,
और जल्दी मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद अच्छी वाली पार्टी खाने के लिए, ठीक है? ओके। सरोज, हम चाहेंगे कि तुम्हारी रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हारी लाइफ जो है इसी तरह खुशहाल रहे और जो तुम्हारी मनोकामना हो सारी परिपूर्ण हो। भाभी जी को मैं यही कहना चाहूँ, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। अब आप रिटायरमेंट हो गए हैं, अब आपके पास ज़्यादा टाइम होगा और हम भी आते रहेंगे आपके पास, आप भी हमारे पास आते रहें। सबसे अच्छा गिफ्ट होगा कि मम्मी मेरे साथ, और एक तो प्रॉपर हम लोग एक जगह घूमने जाएं जहां हमें कोई काम ना करना हो। मैं बस चाहती हूँ 4 दिन ऐसे निकले जिसमें मम्मी को कोई काम ना करना हो, तो मैं उन्हें एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहती हूँ जहाँ पे बस वो इंजॉय करें, आराम करें, रिलैक्स करें और कोई टेंशन ना उनके दिमाग में कि इसका ये काम है, उसका वो काम है। क्योंकि वो जब सुबह से लेकर शाम तक करती हैं तो उनके दिमाग में 10 चीज़ें होती हैं कि मुझे ये सब करना है, इन सब लोगों के लिए करना है। मैं बस चाहती हूँ वो थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स करें। यही गिफ्ट मैं उन्हें देना चाहती हूँ कि थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ी स्लो डाउन हो जाए। मॉम, आई जस्ट वांट टू से कि आपकी लाइफ का एक इनिंग्स है ये बस। You are too smart and you're too committed and you're too hardworking to not be doing anything after you retire. And मुझे पता है हम सब आपको बोलेंगे चिल करो और आप चिल तो नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम। You will definitely find something and you will definitely excel at it. I just want you to relax. I just want you to travel. I don't want you in Delhi जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा pollution हो जाता है, ये हो जाता है। I want you to live a long and healthy and happy life because I don't know what I would do without you. मेरी मदर के सारे जॉब परफेक्ट होते हैं, तो इसीलिए ये सबसे बड़ा जॉब और पहला जॉब था तो मैं सबसे परफेक्ट हूँ उनके चक्कर में, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया और आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और इतनी सारी बातें कर रही हूँ जो कि अब उन्हें सुननी भी है बाद में। तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करती हूँ कि आपने इतना बढ़िया काम करा है। ऑब्वियसली आपने ऑफिस में भी बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। बट लेकिन आपका बेस्ट वर्क यही है मम्मा, वेरी गुड। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बड़े सक्सेसफुली जो है प्रोफेशनल कैरियर गवर्नमेंट में जो है कंप्लीट किया है और अब आपकी सेकंड इनिंग है। और जैसा कि हम लोग कभी कभी डिस्कस करते हैं आपस में, तो सेकंड इनिंग को हम एडवेंचरस बनाएं और जो है खूब इसको जो है और अच्छे ढंग से बेटर लाइफ के तरफ जाएं, ताकि जो है ओल्ड एज जो है आफ्टर रिटायरमेंट शुड बी अ मोर गोल्डन टाइम। Happy retirement. I am really grateful. I really thank from bottom of my heart सभी लोगों को जो भी मेरी ज़िंदगी में जुड़े रहे हैं, कि उनकी वजह से मेरा सफ़र इतना सुखदाई, इतना आरामदेह, इतना खुशहाल रहा है कि मुझे मतलब लोग दुखी होते हैं रिटायरमेंट के, क्या मतलब आई एम फीलिंग वेरी इलेटेड कि मेरा अब रिटायरमेंट, आई एम गोइंग बी रिलैक्स्ड। मैं मतलब मुझे कहीं से भी अंदर से कोई घबराहट या कुछ ऐसा नहीं हो रहा। आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स्ड।